Good morning, everyone. Good morning, Astha. Good morning, Anjali. Good morning, Shivani. Good morning, Ajay. Good morning, Adarsh. Good morning, Kamini. Good morning, Soumya. Good morning, Akhila. Good morning, Krishna. Good morning, Sanjana. Good morning, Kashish. Good morning, Sakshi. क्वेश्चंस तो तीन ही चारों लोगों ने भेजे हैं, बाकी ने किए या नहीं किए? बोलो भाई। गुड मॉर्निंग, कनिष्का। सर सर मुझे ना फर्स्ट वाला आया, लास्ट के दो नहीं आए समझ। नहीं, वो कोई बात नहीं है, ट्राई करना जरूरी था बस। यस सर, किए थे ट्राई। और आदर्श, आपने किए? आदर्श। अजय, आपने कर लिए? कुछ कुछ। अरे, जो मैं तीन एग्जाम्पल मैंने कल दिए थे वो किए या नहीं? भाई कर लिया करो, क्यों नहीं करते हो? जिसने नहीं करे हैं, मुझे पता है आधों से ज्यादा ने नहीं करे हैं। अखिला, आपने किए हैं? और स्मृति, आप रेगुलर रहो, एक दिन आते हो फिर एक दिन नहीं आते हो, ऐसे मत करो ना। स्मृति, आप पहले आ रहे थे रेगुलर, फिर आप फिर नहीं आ रहे थे। कब थे एग्जाम? अभी थे क्या? चार और पांच, अब रेगुलर है ना? ठीक है, चलो पहले वो एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद वर्कशीट के क्वेश्चंस करते हैं। तो तीनों ही एग्जाम्पल एक बार समझ लेते हैं, मैंने आपको दिए थे 10.5, 10.6 और 10.7। ठीक है, तो इसमें ये जो 10.5 वाला एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 3 kg ऑफ आइस at -12 degrees Celsius capped in a calorimeter to steam at 100 degrees Celsius at atmospheric pressure। ठीक है, गिवन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस 2100 जूल पर केजी पर केल्विन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4186 जूल पर केजी पर केल्विन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो दिया है वो 3.35 इंटू 10⁵ जूल पर केजी दिया है आइस का, और स्टीम का जो लेटेंट हीट है वो इतना है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, तो आपसे बोला है कि भाई 3 किलो आइस हमने रखी है -12 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे कैलोरीमीटर के अंदर, सो दैट कि वो स्टीम में चेंज हो जाए। अब कैलोरीमीटर के अंदर इसलिए रखा है सो दैट जितना भी अमाउंट ऑफ हीट देंगे वो वेस्ट ना हो, और सारा का सारा जो है स्टीम को कन्वर्ट करने में यूज हो जाए। ठीक है, तो वी हैव मास ऑफ आइस आपको दिया है 3 kg, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आइस की दी है और वाटर की दी है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया है आइस का, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम दिया है। ठीक है, अब कैसे करेंगे? पहला है क्यू। क्यू जो हमने लिया है वो क्या है? हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 3 kg ऑफ आइस एट -12 डिग्री सेल्सियस टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो यही जो क्यू है वो हमको फाइंड आउट करना है, यानी कि वो हीट फाइंड करनी है जो आपकी 3 किलो आइस को, जो कि -12 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे है, उसको 100 डिग्री सेल्सियस पर ले जाए और उसको स्टीम में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर हम Q1 जो ले रहे हैं वो है आपका हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस एट -12 डिग्री सेल्सियस टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब है कि आइस को मेल्टिंग पॉइंट तक जब हम पहुंचाएंगे तो तब हमें कितनी हीट वहां पर देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा m इंटू
एस इंटू डेल्टा टी। तो ये फॉर्मूला आप सभी को पता है भाई कि जो क्यू होता है वो क्या होता है आपका एम एस डेल्टा टी होता है, जहाँ पे एम क्या होता है आपका मास ऑफ सब्सटेंस होता है, एस क्या होता है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेल्टा टी क्या होता है चेंज इन टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था ये किसके लिए पढ़ा था कि अगर आप किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 से किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर T2 पर जाते हो और किसी सब्सटेंस को लेकर जाते हो, मतलब किसी मास को आप लेके जाते हो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको दी हुई है, तो ये वाला फॉर्मूला आप इस्तेमाल करके आप अमाउंट ऑफ हीट कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना अमाउंट ऑफ हीट जो है वो लगेगा उसको उतने टेम्परेचर पे पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला लगाया, तो m हमारा है 3 kg आइस का मास, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको 2100 दी है, और डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज क्या होगा भाई, डेल्टा टी अगर आपको निकालना है तो डेल्टा टी क्या होता है, ये होता है आपका फाइनल माइनस इनिशियल, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो फाइनल टेम्परेचर हम कहाँ पे ले जा रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके जा रहे हैं, फिर माइनस करेंगे, और इनिशियल टेम्परेचर अभी कहाँ पर है, -12 डिग्री सेल्सियस पर है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 0 माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, 12 डिग्री सेल्सियस बन जाएगा डेल्टा टी। तो वही लिखा है, डेल्टा टी आपका 12 हो गया, इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, आपको यहाँ जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी मिला है वो कितना मिला है, 75,600 जूल। और ये एनर्जी कौन सी है, जो आप -12 से 0 डिग्री को लेकर जा रहे हो आइस को। ठीक है, अब हम उसके ऊपर भी बढ़ेंगे अभी। तो अब नेक्स्ट है यहाँ पर Q2। तो Q2 है आपका हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब आपको कुछ याद होगा, देखो हमने इसके लिए एक ग्राफ भी पढ़ा था यहाँ पे। देखो ये वाला जो ग्राफ आप देख रहे हो, ये ग्राफ से ही आप सारी चीजें समझ सकते हो कि हम इस क्वेश्चन को कर कैसे रहे हैं। ठीक है, तो ये जब आप ग्राफ देखोगे, ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, मान लो यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेवल पे टेम्परेचर हमारा कितना है, -12 डिग्री सेल्सियस है। तो पहले आप क्या करोगे, आप थोड़ी हीट दोगे सो दैट की आइस जो है वो कहाँ पहुंच जाए, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पहुंच जाए। ये आपका 0 डिग्री है ये वाला। अब 0 डिग्री पर जब एक बार पहुंच जाएगा, उतनी अमाउंट ऑफ हीट आपने दे दी, उसके बाद आप क्या दोगे, लेटेंट हीट दोगे, क्या करने के लिए, सो दैट के 0 डिग्री सेल्सियस पर जितनी आइस है वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाए, वाटर में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके बाद आप जो यहाँ पर हीट दोगे वो लेटेंट हीट दोगे, तो सारी जब वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में कन्वर्ट होने के बाद वापस हम क्या करेंगे, वाटर का टेम्परेचर बढ़ाना यहाँ पर शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहां से वाटर का टेम्परेचर ये बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और कहां तक ले जाएंगे, 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएंगे। ये जो आपको 100 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है। और फिर क्या होगा, जब हमने एक बार फिर से टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने के बाद अब हमें क्या करना है, सारे पानी को, जितना भी 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है उसको सबको हमने स्टीम में कन्वर्ट करना है। तो वापस से हम यहाँ पर फिर क्या देंगे, लेटेंट हीट देंगे, क्योंकि सारा अमाउंट ऑफ वाटर हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें स्टीम में कन्वर्ट करना है। यानी कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है या फिर चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, और फेज चेंज करने में कौन सी हीट लगती है, लेटेंट हीट लगती है। तो -12 से 0 पहले आप लेके गए, तो इसमें आपने कहा कि Q1 हीट लगी, जो कि आपने एम एस डेल्टा टी से निकाल ली। ठीक है, उसके बाद फेज चेंज के लिए, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस है उसको वाटर पे ही कन्वर्ट करोगे, और टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा, तो उतने में जो हीट लगेगी, मान लो आपने कह दिया कि वो Q2 हीट है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जब वाटर सारा बन गया 0 डिग्री सेल्सियस पे, अब क्या होगा, सारे पानी का टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो आप टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट दे रहे हो, वापस से आप उसने कह दिया कि वहां पर जो हीट लगी वो कितनी है, Q3 लगी। अब Q3 हीट लगाने के बाद हम लोग क्या है, सारे वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पर ले जाकर छोड़ रहे हैं। अब ले जाकर छोड़ने के बाद क्या है, फिर से हम क्या करेंगे, हीट देंगे, और वो हीट क्या करेगी, सारे वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेगी। तो उसके लिए हमने बोल दिया कि भाई यहाँ पर जो आपने हीट दी वो दी Q4, और Q4 ही हीट जो है वो आपको लास्ट देनी है, इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को आपने स्टीम में कन्वर्ट कर दिया, सारा का सारा वाटर आपका स्टीम में कन्वर्ट हो गया। तो टोटल जो हीट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। अब वही इस क्वेश्चन में आपको करके दिखाया हुआ है। तो Q1 हमने निकाल लिया था, अब Q2 देखो क्या है, यहाँ पर Q1 हमारा क्या है कि -12 से 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आप लेकर गए आइस को। अब Q2 कौन सी है, Q2 का मतलब है हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि फेज चेंज कर रहे हो आप 0 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ पर आप लेटेंट हीट का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो लेटेंट हीट के लिए हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था, Q इक्वल टू M इंटू एल था,
ध्यान रखना, ये दो ही फॉर्मूले हैं जो आपके हीट के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। एक तो एम एस डेल्टा टी हो रहा है, और ये कब होता है, जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हो आपको, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने में। और दूसरा जो Q इक्वल टू एम एल है, ये फेस चेंज के लिए हीट जो होती है इस्तेमाल होती है, जहां पे L क्या होता है आपका, लेटेंट हीट होता है। तो Q2 हमारा निकल गया, M इंटू एल हो गया। M हमारा मास 3 kg है आइस का, ठीक है, उसको हमने उसकी लेटेंट हीट से मल्टीप्लाई कर दिया आइस की लेटेंट हीट से, और हमें कितना मिल गया, ये मिल गया 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो ये मिल गया हमें 10,05,000। 10,05,000 जूल जो है वो आपको Q2 हीट मिल गई। अब हम क्या है, सारी आइस को वाटर में चेंज कर चुके हैं, और अभी हम टेम्परेचर कहां पर है, 0 डिग्री सेल्सियस पे है। अब हम तीसरे स्टेज में क्या करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएंगे, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे पानी का। तो Q3 जो हीट है वो है आपकी हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर वापस से वही फॉर्मूला लगाएंगे, एम एस डेल्टा टी वाला जो हमने Q1 में लगाया था जब हम -12 से 0 डिग्री सेल्सियस पे जा रहे थे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाया, ये आपका मास हो गया 4186, आपकी वाटर की क्या हो गई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गई, और 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी की वैल्यू है, क्योंकि फाइनल 100 है और इनिशियल 0 है, तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि 100 माइनस 0 इज इक्वल टू 100 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद है यहाँ पे, ठीक है, तो इतना आपको जो है ये मिल गया, इतने जूल के बराबर आपको यहाँ पर जो है एनर्जी मिल गई। अब इसके बाद नेक्स्ट है हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब जब हम सारे पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा चुके हैं उतने टेम्परेचर पे, तो अब हम क्या करेंगे, मतलब जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर है हमारे पास, उसको हम क्या करेंगे, स्टेट मतलब उसकी फेज चेंज करेंगे और उसको स्टीम में कन्वर्ट कर देंगे। तो Q4 जो है वो आपका वही वाला अमाउंट है, एंड Q4 जो हो जाएगा वापस से M इंटू एल हो जाएगा, ठीक है। हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया M इंटू एल, और M यहाँ पर मास हो गया टोटल आपका वाटर का, और वाटर तो उतना ही है जितना आइस होगा, ठीक है। और यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ स्टीम जो है वो आपको 2.256 इंटू 10 की पावर 6 दी थी। तो इससे आपने क्या निकाल लिया, यहाँ पर Q4 की वैल्यू निकाल ली, जो कि है 67,68,000 जूल। अब टोटल हीट जो इस्तेमाल हुई है वो कितनी हुई है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, ठीक है, इतनी तो हीट इस्तेमाल हुई है, जब -12 से लेके हमने सारे क्या करा, स्टीम में चेंज कर दिया, ठीक है, सारी आइस को। तो ये जब आप ऐड कर दोगे, तो ऐड करने के बाद आपको जो वैल्यू यहाँ पर मिल गई वो कितनी मिली, 9.1 इंटू 10 की पावर 6 जूल मिल गई, ठीक है। क्लियर है ये वाला सभी को? यस सर। यस सर। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, लेटेंट हीट वाला जब तब इस्तेमाल करेंगे जब फेज चेंज करना है, और वो वाला तब इस्तेमाल करेंगे जब टेम्परेचर आपका चेंज होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 10.5। उसके बाद ये वाला है नेक्स्ट 10.6, ठीक है। तो इस वाले एग्जांपल में क्या बोला है कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द स्टील कॉपर जंक्शन इन द स्टेडी स्टेट ऑफ द सिस्टम शोन इन फिगर 10.15, ठीक है। तो ये आपको एक सिस्टम दिया हुआ है यहाँ पे, ये वाला। तो इस सिस्टम के अंदर आप देख सकते हो ये है एक फर्नेस, फर्नेस का मतलब होता है भट्टी, ठीक है। और भट्टी का मतलब क्या होता है, जिसमें आप किसी चीज को गर्म कर सकते हो, जैसे आपने वो देखा होगा ना, जिसके अंदर तंदूरी रोटी बनती है, लाइक वो एक तंदूर होता है, तो वो भी एक टाइप की भट्टी होती है, फर्नेस होती है। तो ऐसे टाइप की मतलब फर्नेस जिसके अंदर आप किसी चीज को, जिसका टेम्परेचर आप बढ़ाना चाहते हो, ठीक है। तो जैसे लोहा होता है, तो लोहे को अगर हमें मेल्ट करना होता है तो हम इस भट्टी में डालते हैं। तो अलग अलग टाइप की फर्नेस होती है, जैसे लोहे को करने के लिए हम कुपोला फर्नेस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये फर्नेस लगी है इधर, तो फर्नेस का टेम्परेचर आपको यहाँ पर दिया है 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इसके बीच में इन्होंने क्या दिया है, स्टील और कॉपर की दो रॉड डाली है, ओके। तो स्टील और कॉपर की दो रॉड डाली है, और इधर जो इन्होंने रखा है वो रखा है आइस बॉक्स, जो कि आपका 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, यानी कि एक तरफ टेम्परेचर बहुत हाई है और एक तरफ टेम्परेचर आपका काफी लो है, और बीच में क्या है, इन्होंने मेटल की दो रॉड डाली है। तो यहां पर अगर हीट फ्लो होगी तो कौन से मेथड से होगी, आप ये बताओ मेरे को, बताओ। हीट फ्लो कौन से मेथड से होगी?
कामिनी आप बताओ। सर कंडक्शन। तो इतना टाइम क्यों लग रहा है बताने में? हम्म इतना क्या टफ पूछा मैंने? भाई कंडक्शन से तो होगी, अगर कांटेक्ट में है यहाँ पे दो मेटल रॉड्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर होगी। और बाहर की तरफ इन्होंने क्या लगाया है, इंसुलेटिंग मटेरियल लगाया है। कहने का मतलब ये है कि फर्नेस से जो हीट निकल रही है वो स्टील में जाएगी, स्टील से कॉपर में जाएगी, एंड कॉपर से आइस बॉक्स की तरफ जाएगी। लेकिन बाहर इधर से और इधर से, ऊपर और नीचे से हीट कहीं पर भी क्या होगी, लूज नहीं होगी। यानी कि चारों तरफ से इन्होंने क्या करा है, इंसुलेटिंग मटेरियल लगा दिया। तो स्टील और कॉपर रॉड से हीट कहीं भी बाहर सराउंडिंग में लीक नहीं होगी, कहने का मतलब ये। ठीक है। तो ये सिस्टम अब आपको यहाँ पर दिया है। अब इसके बेसिस पर इन्होंने पूछा क्या है कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द स्टील कॉपर जंक्शन। अब ये जो जंक्शन है वहां पर आपसे टेम्परेचर पूछा इन द स्टेडी स्टेट ऑफ द सिस्टम। स्टेडी स्टेट का मतलब ये है कि अगर एक साइड पे 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और दूसरी साइड पे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो यहाँ पे जो लाइक लेंथ है, पूरी लेंथ में टेम्परेचर का जो गिरने का रेट होगा वो बराबर होगा। ठीक है। मान लो कि अगर ये, जैसे इधर मान लो 300 डिग्री सेल्सियस पे है रॉड, ये इस तरीके से, सपोज ये कोई रॉड है, ये 300 डिग्री सेल्सियस पे है और इधर 0 डिग्री सेल्सियस पे है। तो मान लो मैं ये कह देता हूं कि यहाँ पे मान लो इसकी जो रॉड की लेंथ है वो है 5 मीटर। ठीक है। तो 5 मीटर अगर इसकी लेंथ है और मैंने इसके 5 पार्ट्स कर दिए, ठीक है, मान लो कि 1 पार्ट, 2 पार्ट, फिर 3 पार्ट, फिर 4 पार्ट और लास्ट में 5 पार्ट्स हो गए। ठीक है। तो ये 5 मैंने इसके पार्ट कर दिए। अब आपसे मतलब स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर 300 से 0 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है वो मतलब क्या बोल सकते हैं कि एक सेम रेट पर यहाँ पर फॉल कर रहा है। यानी कि अगर ये 5 मीटर है और इसके मैंने 5 पार्ट्स कर दिए, तो 300 को अगर आप यहाँ पर 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 60 डिग्री सेल्सियस आएगा। यानी कि हर हर मीटर पे आप मान सकते हो कि 60 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर फॉल होगा। जैसे 300 है पहले, तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि भाई यहाँ पर कितना होगा, 240 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। और उसके बाद यहाँ पर मान लो कितना होगा, 180 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है। तो आप 60 60 क्या करते जा रहे हो, कम करते जा रहे हो। फिर यहाँ पर मान लो कि 120 होगा, फिर यहाँ पर मान लो कितना होगा, 60 डिग्री होगा, और लास्ट में कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस होगा। तो कहने का मतलब है कि जो भी आपके दो टेम्परेचर रेंज दिए हैं उसके बीच में जो टेम्परेचर फॉल होने का रेट है वो आपका कांस्टेंट रहेगा। तो स्टेडी स्टेट आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा है कि इन द स्टेडी स्टेट ऑफ द सिस्टम शोन इन फिगर 10.15, लेंथ ऑफ द स्टील रॉड, ये स्टील रॉड की आपको लेंथ दी है जो कि 15 सेंटीमीटर है, और जो कॉपर रॉड की आपको लेंथ दी है वो 10 सेंटीमीटर दी है, और टेम्परेचर ऑफ फर्नेस आपको 300 दिया है, टेम्परेचर ऑफ द अदर एंड जिसमें आइस बॉक्स है वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्टील रॉड इज ट्वाइस दैट ऑफ कॉपर रॉड। यानी कि स्टील रॉड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आपका 2 टाइम्स है किसका, कॉपर वाली रॉड के क्रॉस सेक्शनल एरिया का। और थर्मल कंडक्टिविटी आपको स्टील की ये दी हुई है और कॉपर की ये दी हुई है। तो अब इसको कैसे करेंगे, ठीक है। और हमें टेम्परेचर कहाँ पे ढूंढना है, यहाँ पर्टिकुलर ये वाले जंक्शन पे, मतलब जहां पे स्टील और कॉपर रॉड क्या हो रहे होंगे, आपस में मिल रहे होंगे। ठीक है। तो अब आप ये कैसे निकाल सकते हो, स्टील रॉड की आपको लेंथ पता है कितनी है, स्टील रॉड की जो यहां से लेके यहां तक लेंथ है वो है आपकी 15 सेंटीमीटर, और कॉपर की जो आपको दी है वो कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर दी है। तो इतनी इंफॉर्मेशन दी है, बाकी इनकी थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी है। तो अब कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिखा है कि द इंसुलेटिंग मटेरियल अराउंड द रॉड्स रिड्यूसेस हीट लॉस फ्रॉम द साइड्स ऑफ द रॉड। ठीक है। तो बाहर से तो कोई हीट लॉस हो नहीं रही क्योंकि इंसुलेटिंग मटेरियल हमने लगाया है। देयरफॉर हीट फ्लोज ओनली अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड। तो इस वजह से क्या होता है, हीट क्या है, सिर्फ लेंथ के अकॉर्डिंग ही, लेंथ के अलोंग ही यहाँ पर क्या हो रही है, आगे फ्लो कर रही है। तो कंसीडर एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड इन द स्टेडी स्टेट, हीट फ्लोइंग इनटू द एलिमेंट मस्ट इक्वल द हीट फ्लोइंग आउट ऑफ इट। ठीक है। तो स्टेडी स्टेट में मतलब ये है कि लाइक जितनी हीट एक तरफ से एंटर हो रही है उतनी क्या हो रही है, दूसरी एंड से बाहर निकल जा रही है। अदरवाइज देयर वुड बी अ नेट गेन और लॉस ऑफ हीट बाय द एलिमेंट एंड टेम्परेचर वुड नॉट बी स्टेडी। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि स्टेडी स्टेट का मतलब ये है कि भाई जितनी हीट एक तरफ से एंटर होगी उतनी दूसरी तरफ से निकलेगी, एंड अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब है कि नेट हीट गेन या फिर नेट हीट लॉस हो रहा है, और ऐसा हम कंसीडर कर नहीं सकते क्योंकि हम बिल्कुल एक आइडियल कंडीशन मान के चल रहे हैं। तो thus in the steady state rate of heat flowing across a cross section of the rod is the same at every point। ठीक है। तो यहाँ पर ये यही कह रहे हैं कि भाई जो रेट ऑफ हीट फ्लोइंग है, मतलब जो चीज मैंने आपको बताई
कि जो फॉल करने का मतलब 300 डिग्री सेल्सियस से जो 0 डिग्री सेल्सियस तक फॉल हो रहा है आपका टेम्परेचर, उसका जो रेट है वो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर रेट ऑफ हीट जो है आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड से वो आपका सेम एट एवरी पॉइंट होगा, ठीक है, along the length of the combined steel copper rod. Let T be the temperature of the steel copper junction in the steady state. तो हमने कह दिया कि भाई T जो टेम्परेचर है वो आपका स्टील कॉपर जंक्शन का टेम्परेचर है। अब कैसे यहाँ पर निकालेंगे, तो हम इसको लाइक ऐसे कर रहे हैं कि भाई जितनी हीट लाइक लेफ्ट साइड से होगी जा रही है उतनी क्या हो रही है राइट साइड से आपकी बाहर आ रही है। मतलब जंक्शन पे क्या होगा, ये वाला होगा कि जंक्शन का मतलब ये है कि ये अगर मान लो आपकी क्या है स्टील रॉड है, ठीक है, और इसके आगे क्या लगी है, यहाँ पर कॉपर की रॉड ऐसे लगी है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जितनी हीट आएगी उतनी ही हीट यहाँ पर आगे को जाएगी, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर आपका जो हीट करंट होगा जितना यहाँ जंक्शन तक पहुंचा उतना ही जंक्शन के आगे भी जाएगा। तो हीट करंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था थर्मल कंडक्टिविटी वाला जो था, ठीक है, कंडक्शन में हमने हीट करंट का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो ये था, ये जो आप देख रहे हो। तो हमने ये देखा था कि भाई जो हीट करंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा टी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। और जब ये सारी प्रोपोर्शनल रख के हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हम के कांस्टेंट लेके आते हैं जो कि थर्मल कंडक्टिविटी का कांस्टेंट होता है। तो यही फॉर्मूला जो है हम लगाने वाले हैं, और इसके लिए हमने देखो फिगर भी ऐसे ही कुछ देखा था कि अगर कोई एक रॉड हमने डाली है जो कि एक साइड से टीसी टेम्परेचर पे और दूसरी साइड से टीडी टेम्परेचर पे है, जहां पे आपका टीसी जो है वो ज्यादा है टीडी वाले से, ठीक है। तो उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करके के ए टी सी माइनस टी डी अपॉन एल, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, हीट करंट निकाल सकते हैं। हीट करंट का मतलब है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, यानी कि एक सेकंड में कितना फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि स्टील रॉड के आखिरी पॉइंट तक, मान लो मैं यहाँ पर अगर इसको पॉइंट नेम दे देता हूं, अगर ये स्टील रॉड का पॉइंट ए है, ये स्टील रॉड का पॉइंट बी है, और उसके बाद ये जो कॉपर वाली रॉड है, कॉपर वाली रॉड का जो यहाँ पर सी वाला पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट जहां पर कॉपर रॉड स्टार्ट हो रही है, हमने कह दिया सी है, और यहाँ पर डी वाला पॉइंट है इसका लास्ट पॉइंट। तो कहने का मतलब है कि ए से बी जो आपकी हीट फ्लो होकर आएगी स्टील वाली रॉड में, ठीक है, तो बी तक जो पहुंचेगी वही आपकी सी से डी में जाएगी। तो यानी कि मतलब ये है कि ए से बी जितनी हीट आई है उतनी ही सी पर पहुंचेगी, तो बी पर जितनी हीट है उतनी ही सी पर होगी। तो इसी वजह से हमने ये वाला जो फॉर्मूला है वो इस्तेमाल कर दिया, यानी कि जंक्शन पे स्टील पर, स्टील का जो एंड होगा वहां पे जो हीट करंट है वो किसके बराबर होगा, जो आपका कॉपर रॉड है उसका जो फर्स्ट इनिशियल वाला जो पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूला लगाया K1A1, ठीक है, तो ये हम किसका ले रहे हैं, स्टील का ले रहे हैं, स्टील का थर्मल कंडक्टिविटी इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। और टेम्परेचर डिफरेंस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखो हमने जंक्शन का जो टेम्परेचर माना था कितना माना था, T माना था, और ये ए वाली साइड का कितना टेम्परेचर है 300 डिग्री सेल्सियस है, और लास्ट वाले का कितना 0 डिग्री सेल्सियस है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, डेल्टा टी जो होता है वो क्या होता है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो आपका टेम्परेचर जो फाइनल जहां पर हम पहुंच रहे हैं वो आपका कैपिटल टी है, और ये जो है आपका मतलब ये इनिशियल टेम्परेचर वो कितना है, और 300 है, ठीक है। एक सेकेंड, सॉरी, ये फाइनल माइनस इनिशियल नहीं होगा, ये मतलब हायर माइनस लोअर होता है, क्योंकि टीसी माइनस टीडी होता है ना। तो टीसी ये वाला पॉइंट अगर लेते हैं और टीडी ये वाला अगर पॉइंट लेते हैं तो टीसी आपका ज्यादा होता है टीडी से, तो टीसी माइनस टीडी करते हैं। तो यानी कि कितना हो जाएगा 300 माइनस कैपिटल टी हो जाएगा पहले वाले केस में। और दूसरे वाले केस में जो डेल्टा टी होगा, यानी कि ये तो डेल्टा टी वन हो गया, और डेल्टा टी टू अगर हम यहाँ पर निकालें तो वो भी कैसा हो जाएगा, टीसी माइनस टीडी हो जाएगा। तो आपको पता है यहाँ पर बीच वाले जंक्शन पे टेम्परेचर ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो लास्ट वाला पॉइंट है, क्योंकि लास्ट वाले पे तो सबसे कम टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो जाएगा आपका टी माइनस 0 के बराबर ठीक है। तो ये हो गया K1A1 इंटू 300 माइनस टी अपॉन L1, यानी कि स्टील रॉड की जितनी लेंथ है। उसी तरीके से हमने K2A2 T माइनस 0 अपॉन L2 जो कि आपकी कॉपर रॉड की लेंथ है। इन दोनों को जब हम बराबर करेंगे, और हमें ये भी पता है कि जो A1 है वो आपका 2 टाइम्स ऑफ A2 है, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो आपका स्टील रॉड का था वो आपके कॉपर रॉड के क्रॉस सेक्शन एरिया का 2 टाइम्स है। तो उसको भी हम यहाँ पर पुट कर देंगे, और सारी वैल्यूज जब यहाँ पर पुट करेंगे तो कैपिटल टी की हमें यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी जो कि है 44.4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 44.4 डिग्री सेल्सियस जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को ये वाला? यस यस सर। सर। यस सर।
ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी शायद इसी पर कुछ बेस्ड है। तो नेक्स्ट है यहाँ पर एन आयरन बार। ठीक है, एक आयरन बार लिया है जिसकी लेंथ आपको दी है 0.1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है 0.02 मीटर स्क्वायर, और K1 यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी इसकी दी हुई है आयरन बार की 79 वॉट पर मीटर पर केल्विन। एंड अ ब्रास बार, एक ब्रास का बार भी दिया हुआ है जिसकी लेंथ आपको दी है 0.1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.02 मीटर स्क्वायर, और उसकी थर्मल कंडक्टिविटी है 109 वॉट पर मीटर पर केल्विन। आर सोल्डर्ड एंड टू एंड। सोल्डर का मतलब ये होता है, सोल्डरिंग का मतलब होता है लाइक, आपने देखा होगा ना, जैसे सर्किट वगैरह होते हैं हमारे, जैसे रिमोट्स वगैरह में जो सर्किट होते हैं, या मान लो कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है, तो उसका जो सर्किट बोर्ड होता है, जैसे आपने लैपटॉप वगैरह का कभी अगर सर्किट बोर्ड देखा होगा, ग्रीन कलर का जो होता है, तो ग्रीन कलर का वो जो सर्किट बोर्ड होता है वहां पे काफी सारे टांके लगे होते हैं, आपने देखा होता है। तो वो क्या करते हैं, सोल्डरिंग जो आयरन आती है, सोल्डरिंग मशीन जो होती है, वो उससे टांके लगाते हैं। तो सोल्डर का मतलब है कि यहाँ पर लाइक आप वेल्डिंग जैसा समझ सकते हो, कि आयरन और ब्रास की हमने क्या कर दी, वेल्डिंग कर दी, दोनों को साथ में क्या करा, मेटल थोड़ा सा उसमें क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं, और वो जब आपस में मेल्ट होते हैं, तो मेल्ट होने के साथ क्या करते हैं, वो फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होने के बाद जब वो ठंडे होते हैं, तो वो फिर अच्छे से ज्वाइंट बना लेते हैं वहां पे। तो सोल्डर का मतलब ये होता है, ठीक है। तो सोल्डर का मतलब आप लाइक वेल्डिंग समझ लो। तो यहाँ पर जो है इसकी वेल्डिंग कर दी है दोनों की, आपकी किसकी, आयरन रॉड की और ब्रास रॉड की। तो द फ्री एंड्स ऑफ द आयरन बार एंड ब्रास बार आर मेंटेन्ड एट 373 केल्विन एंड 273 केल्विन रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर जो आयरन का ये फ्री वाला एंड है, ठीक है, यानी कि ये वाला जो एंड है, इस पर जो टेम्परेचर है वो आपका 373 केल्विन है। और 373 केल्विन का मतलब क्या हो गया, सेल्सियस में अगर करोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। और दूसरा वाला जो ब्रास का दूसरी साइड पर जो एंड है, उसका जो टेम्परेचर है वो आपका कितना है, 273 केल्विन है, यानी कि सेल्सियस में अगर करोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपको यहां पर दी है। तो ये लिखा है कि ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर एंड हेंस कंप्यूट द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन ऑफ द टू बार। तो ये क्वेश्चन तो ऊपर जैसा ही हो गया। यहां अगर आपको ये जंक्शन पे टेम्परेचर टी बोला गया है, ठीक है, पता नहीं T0 लिखा है, पता नहीं क्या लिखा है, तो टी मान लो इसको, टी आपको टेम्परेचर जंक्शन पे बोला गया है, तो वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ओके। और इसके बाद जो दूसरी चीज है, द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड बार, यानी कि आयरन और ब्रास को हम अगर एक मान लेते हैं, तो यहाँ पर टोटल जो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी आएगी, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, वो कितनी होगी। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे अभी देखेंगे, उसका फॉर्मूला होगा। एंड उसके बाद है नेक्स्ट, द हीट करंट थ्रू द कंपाउंड बार। तो हीट करंट भी हमें यहाँ पर निकालना है, यानी कि H की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो आप देखते हैं कैसे करना है इसको, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन दी है वो यहाँ पर लिख ली। L1 जो है वो आपको दिया है, L1 और L2 आई थिंक सेम दिया हुआ है क्या। L1 आपका 0.1 है और L2 भी 0.1 है, ठीक है। तो L1 और L2 की वैल्यू जो है हमने L के बराबर मान ली, और ये कितनी है, 0.1 मीटर है, यानी कि दोनों ही बार की लेंथ जो है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है A1 और A2 ये भी आपको बराबर दिया है, और ये हमने A के बराबर मान लिया, जो कि 0.02 मीटर स्क्वायर के बराबर है। K1 जो थर्मल कंडक्टिविटी आयरन की है वो 79 है, और K2 ये जो है 109, ये आपकी, ये जो आपका ब्रास बार है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी है। T1 जो टेम्परेचर है, मतलब पहले वाले एंड का वो 373 केल्विन है, और दूसरे वाले एंड का कितना, 273 केल्विन। तो अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन द हीट करंट थ्रू आयरन बार इज इक्वल टू द हीट करंट थ्रू द ब्रास बार। ठीक है, ब्रास बार। तो अब यहाँ पर देखो कंडीशन वही लगानी है जो अभी पिछले क्वेश्चन में आपने पढ़ा, कि भाई ये जो जंक्शन है, तो जंक्शन पे क्या होगा, आयरन वाला जो आपका है, तो आयरन में क्या हो रहा है, हीट आपकी इधर से इधर फ्लो हो रही होगी। ठीक है, तो आयरन में क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से आपकी जो हीट है वो यहां तक आ रही है। अब जितनी हीट यहां पर आई है, उतनी ही क्या होगा, यहां से ब्रास वाले बार में इस वाले एंड से इस वाले एंड तक जाएगी। तो वही हमने सेम कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करा, और हमने वही फॉर्मूला लगा दिया कि भाई जो आपका हीट करंट कहां पर पहुंच रहा है, जंक्शन पे आपके आयरन वाले बार के एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंच रहा है, और उतना ही जो हीट करंट होगा वो आपका ब्रास वाले एक साइड से, ब्रास वाला का जो फर्स्ट साइड है वो आपका सेकंड साइड पर पहुंचाएगा। तो ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन द हीट करंट थ्रू आयरन बार इज इक्वल टू द हीट करंट थ्रू द ब्रास बार। ठीक है, तो ये जब आप फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिल जाएगी वो कितनी मिलेगी। और हाँ, ये मतलब इन्होंने क्या करा, इन्होंने H1 और H2 मान लिया, और उसको H के बराबर कंसिडर कर लिया, क्योंकि H1 और H2 जो है वो सेम है। ठीक है, क्योंकि जितनी हीट आ रही है उतनी ही जा रही है, तो H इज इक्वल टू H1 इज इक्वल टू H2 हो गया। तो यहाँ पर
के ए T1 माइनस T0 अपॉन L1, K2 A2 T0 माइनस T2 अपॉन L2। तो T1 इन्होंने फर्स्ट वाले एंड का टेम्परेचर माना है, T2 इन्होंने लास्ट वाले एंड का टेम्परेचर माना है, और T0 इन्होंने जंक्शन का टेम्परेचर माना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, जब हम इस इक्वेशन में हमें ये पता है कि A1 A2 की वैल्यू A के बराबर है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगी। अगर A1 और A2 दोनों बराबर हैं तो ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इक्वल टू में ये और आपस में मल्टीप्लीकेशन में। और उसी तरीके से L1 और L2 जो ये भी दोनों सेम थे, जो कि L के बराबर है, तो ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जब आपने लगाया तो ये इक्वेशन में बचेगा क्या, K1 इंटू T1 माइनस T0 इज इक्वल टू K2 T0 माइनस T2। अब क्या करेंगे यहाँ पे, ये T0 की जो है हम वैल्यू निकालेंगे। तो T0 की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ पर कैसे निकालोगे भाई, इसको सब्सटीट्यूट कर दोगे। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है वो कैसी बन जाएगी, ये आप ऐसे कर सकते हो कि K1 T1 माइनस T0 इज इक्वल टू K2 T0 माइनस T2, ऐसे करा। हमें जो वैल्यू चाहिए वो T0 की चाहिए, तो पहले हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को। तो इक्वेशन कैसे बन जाएगी, K1 T1 माइनस K1 T0 इज इक्वल टू K2 T2, सॉरी K2 T0 और माइनस K2 T2, ऐसे कर लिया आपने। उसके बाद हमें किसकी वैल्यू चाहिए, T0 की चाहिए। तो T0 वाले जो टर्म्स है वो एक सेट कर लो। तो K1 T1 में इसी सेट रहने देता हूँ, ये वाला जो K2 T2 है इसको मैं राइट हैंड साइड पे ले आता हूँ। तो K1 T1 प्लस K2 T2 इज इक्वल टू K2 T0, और लेफ्ट में जो ये T0 वाला टर्म है इसको मैं राइट साइड में ले जाऊंगा, तो ये पॉजिटिव का बन जाएगा, यानी कि K1 T0 हो जाएगा। इतना करने के बाद ये आपका क्या हुआ, K1 T1 प्लस K2 T2 हुआ। और यहां से आप क्या करोगे, T0 कॉमन ले लोगे, अंदर क्या बचेगा, K2 प्लस K1 बचेगा। अब T0 की आपको वैल्यू निकालनी है, तो T0 ऐसे ही रहने दोगे। लेफ्ट हैंड साइड का जो ये K1 T1 प्लस K2 T2 है इसको आपने एज इट इज लिख लिया, और उसके बाद नीचे यहाँ पर क्या आ जाएगा, K2 प्लस K1 आ जाएगा, या K1 प्लस K2 आ जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया किसके लिए, T0 के लिए, यानी कि टेम्परेचर एट दी जंक्शन जो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा ही था। अब कुछ बच्चे बोल रहे थे कि भाई ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, ये वाला नहीं हुआ। तो T0 की वैल्यू जो है वो आपकी ये हो जाएगी। अब आप क्या करोगे, इसमें वैल्यूज रख सकते हो। ठीक है, तो ये हम अभी नीचे रख रहे हैं, शायद इसमें वैल्यू यहाँ पर रखी नहीं है। तो ये आपका जो फॉर्मूला हो गया। तो इन्होंने ये पहले बोला था कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन शायद, अच्छा, तो पहले इन्होंने लिखा है कि पहले आपको एक्सप्रेशन निकालना है। एक्सप्रेशन का मतलब कि आपको K1 T1 इन सब के टर्म्स में निकालना है। तो एक्सप्रेशन आपका T0 का ये वाला आ गया कैलकुलेट करके। अब उसके बाद है यूजिंग दिस इक्वेशन द हीट करंट H थ्रू ईदर बार इज। अगर हम हीट करंट यहाँ पर निकालना चाहते हैं तो वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, वो तो आपको इसी के बराबर हो जाएगा ऊपर जो हमने सॉल्व किया था, K1A ब्रैकेट में T1 माइनस T0 अपॉन L, क्योंकि A1 और A2 की वैल्यू हमने A और L के बराबर ले ली है। ठीक है, तो हीट करंट आपका ये हो जाएगा, चाहे आप पहली इक्वेशन से निकालो चाहे आप दूसरी इक्वेशन से निकालो, एक ही बात है, क्योंकि हीट करंट दोनों में बराबर है। क्योंकि जितना हीट करंट आपका ब्रास बार में उतना ही हीट करंट आपका आयरन वाले बार में भी है। तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे ये जो आपने किया, अब इसमें इन्होंने क्या किया है कि K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, इन्होंने क्या करा, ये दोनों इक्वेशन को बराबर करके फिर इन्होंने सॉल्व कर लिया इस इक्वेशन को। ठीक है, और इसका भी इन्होंने कुछ एक्सप्रेशन निकाल दिया शायद, T0, अब इसमें ये हो सकता है कि इन्होंने क्या करा है, T0 की जो है वैल्यू रख दी है, यानी कि T0 का जो आपने एक्सप्रेशन निकाला है, तो T0 की वैल्यू जो है यहाँ पर इन्होंने या तो पुट कर दिया, एंड पुट करने के बाद क्या करा, इन्होंने इसको सॉल्व कर लिया। तो सॉल्व करने के बाद आपको जो लाइक एक्सप्रेशन मिलेगा वो आपको ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, तो अगर मैं मान लो यहाँ पर वैल्यू ले लेता हूँ कि H की वैल्यू मेरे पास कितनी है, K1 K1A फिर ब्रैकेट में T1 माइनस T0, ठीक है, अपॉन L। तो इसको वैसे सॉल्व करने की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जो चीजें हमें चाहिए वो हम निकाल सकते हैं सीधे वैल्यू पुट करके। ठीक है, तो ये तो खाली जबरदस्ती की इन्होंने एक्सप्रेशन निकाले, इतना आपको कैलकुलेट नहीं करना होगा, बस T0 आपने निकाल लिया बहुत है। उसके बाद H जो है आप उसका एक्सप्रेशन यही वाला रहने दो। अगर मान लो वो ये कहता है कि T0 के टर्म्स में निकालना है, तब आप T0 की वैल्यू ये रख दोगे,
और ये रखने के बाद जो भी आपकी कैलकुलेशन सॉल्व होती है फिर फाइनल रिजल्ट आपका ये वाला आ जाएगा जो ये लास्ट में दिखाया है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम सीधे अब क्वेश्चन पे आते हैं तो पहला हमें टेम्परेचर एट जंक्शन निकालना था, तो T0 का एक्सप्रेशन निकाल लिया था, उसमें ये वैल्यूज रख देंगे। उसके बाद आपसे ये बोला था कि थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो आपको कंपाउंड बार की निकालनी है। ठीक है, तो इस केस में इन्होंने ये लिखा है थर्मल कंडक्टिविटी जब आप कंपाउंड बार की मतलब दोनों बार की इक्विवेलेंट जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो कितनी होगी, तो वो अगर आपको ऐसे निकालनी है तो आप यहाँ पर क्या करोगे कि आप L1 प्लस L2 कर दोगे, टोटल लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी 2L हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपने 2L कर दी और इसी तरीके से यहाँ पर जो H डैश है वो आपका ये हो जाएगा। और कोई ये मत कहना कि भाई एरिया यहाँ पर डबल क्यों नहीं करा, क्योंकि ये जो आपका कंपाउंड बार बनेगा इस तरीके से उसका एरिया तो यही रहेगा ना, क्योंकि इधर अगर एरिया ए है और इधर ए है तो ओवरऑल तो एरिया इसका ए ही रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि एरिया तो भाई उतना ही रहेगा लेकिन लेंथ जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी, तो 2L हमने उसको कर दिया। और टेम्परेचर जो है वो आपका क्या हो जाएगा T1 माइनस T2, तो T1 आपका इधर टेम्परेचर था, T2 आपका इधर टेम्परेचर था। तो हीट करंट का हमने फॉर्मूला लगाया और ये जो नेट हीट करंट है वो भी आपका दोनों बार के सेम है, तो वो आपका H के बराबर हो गया। तो ये जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो K डैश की हम वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि आपका इक्विवेलेंट क्या होगा, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी होगा। तो K डैश का एक्सप्रेशन जो है वो आपका 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 हो गया। ठीक है, तो K डैश हम इससे निकाल लेंगे। और उसके बाद आपसे क्या पूछा था तीसरी चीज, H डैश पूछी है, यानी कि इक्विवेलेंट जो हीट करंट है वो कितना होगा। तो H डैश जो है वो आपका H के बराबर ही होगा और H का एक्सप्रेशन हम ऑलरेडी ये निकाल चुके हैं। तो बस ये तीनों एक्सप्रेशन इस तरीके से निकाल लेंगे और आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब जिसने ये वाला क्वेश्चन नहीं करा था एक बार आप कर लेना, अब आपको समझ आ जाएगा कैसे करना है, और फिर अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, फिर अब ब्रेक ले लेते हैं, 5 मिनट का ब्रेक है एंड उसके बाद फिर 8:30 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फिर वर्कशीट के पहली वाली वर्कशीट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उसके जो डाउट्स है वो आप ढूंढ के रखो।